नमस्कार दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे पीजीटी कॉमर्स प्रेपरेशन गाइड के क्वेश्चन बैंक के एमसीक्यूज कॉमर्स सब्जेक्ट के। और आज के जो क्वेश्चंस हैं वो मेनली रिलेटेड है मोटिवेशन टॉपिक से। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में आते रहे हैं और इसमें खास तौर पे ऐसे क्वेश्चंस रखे गए हैं जो फ्यूचर में भी आते रहेंगे, जिनके कॉन्सेप्ट में कोई बदलाव नहीं है, जो स्टैटिक इंफॉर्मेशन रखते हैं। यहाँ पे करंट इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस नहीं है। इसलिए कुछ लोगों की क्वेरी आती है, उनका कंसर्न रहता है कि नए वाले क्वेश्चंस भी कराएं। ये क्वेश्चन ऐसे स्टैटिक क्वेश्चंस हैं जो आने वाले टाइम में भी जिनके कॉन्सेप्ट एज इट इज बने रहेंगे। और जो नए पेपर्स हुए हैं उनके क्वेश्चंस को हम नए पेपर ही सोल्व कराएंगे। जैसे प्रीवियस पेपर पहले भी हमने सोल्व कराए हुए हैं, उसी तरीके से तो जो लेटेस्ट पेपर्स हुए हैं उनको भी हम जल्दी ही एनालाइज करेंगे। एक एक करके क्वेश्चन पेपर्स को सेपरेट वीडियोस में हम लाएंगे, तो आपको वहां से नए क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। ये चूंकि एक सीक्वेंस है, बुक में जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन दिए हुए हैं उस सीक्वेंस में हम इनको सोल्व करा रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 667, द नीड टू रियलाइज व्हाट वी आर एंड टू डेवलप टू द फुलेस्ट पोटेंशियल रेफर्स एज। इसमें वह नीड जो हमें रियलाइज कराती है कि हम क्या हैं, और डेवलप करना हमारा फुलेस्ट पोटेंशियल, जितनी संभावना है, जितनी क्षमता है हमारी अपने आप को डेवलप करने की, वहां तक उस बात को समझना और डेवलप करना, ऐसी नीड को क्या बोला जाता है, ये पूछा गया है। तो गिवन ऑप्शंस में जो ऑप्शन है आप चारों चेक कर लें। इसमें मैं तुरंत आंसर बता दूंगा। और आपको जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई जल्दी आंसर बता देते हैं, तो वो मजबूरी है कि काफी क्वेश्चन एक साथ रखते हैं तो जल्दी कराने की कोशिश करते हैं। आप पॉज कर दें वीडियो को, अपने हिसाब से आप टाइम लें, टेक योर टाइम अटेम्प्ट, और उसके बाद देन आप फिर से चालू कर लें आंसर सुनने। तो हम इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो अब्राहम मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है, उसमें उन्होंने 5 नीड्स दी हैं। इसको हम अभी समझाएंगे क्योंकि इससे रिलेटेड और क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसलिए अभी नहीं, आने वाले क्वेश्चंस में हम इसको टॉपिक को पूरा क्लियर कर देंगे। ये जो 5 नीड्स हैं, इनमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड जो है, ये ऐसी नीड है जो हमें रियलाइज कराती है कि एक पर्सन में कितना पोटेंशियल है और उस पोटेंशियल तक वो विकसित हो सकता है। नेक्स्ट है a need to discover what we are and to develop to the fullest potential refers to। दरअसल ये एक ही पेपर में आए थे और 2 बार एक क्वेश्चन आ गया था, तो सेम सीक्वेंस में हमने यहाँ पर रख दिया है। हालांकि इसका आंसर का जो क्रम है वो अलग था, बट क्वेश्चन सेम ही है, इसमें दोबारा से समझाने का कुछ है नहीं। आप इसमें देखें कौन सा इसका सटीक जवाब रहेगा। तो जो सही जवाब है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन ए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जो पिछले में इसका ऑप्शन खाली अलग था, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सी था, इसमें ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोफेसर एल्टन मेयो कैन राइटली बी कैटेगराइज्ड एज। प्रोफेसर एल्टन मेयो, इन्होंने एक थ्योरी दी मोटिवेशन की। इनके बारे में पूछा गया है कि इनको कैटेगराइज किया जा सकता है इनमें से एक किस तौर पे इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं, किस कैटेगरी में इनको रख सकते हैं, यह पूछा गया है। तो देखें सही जवाब कौन सा हो सकता है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, बिहेवियरल साइंटिस्ट। इनको व्यवहार वैज्ञानिक कहा जा सकता है। इनकी भी एक थ्योरी है और उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अभी इसलिए नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि इससे रिलेटेड और क्वेश्चन आने वाले हैं। दरअसल ये जो हमारी बुक है पीजीटी कॉमर्स प्रेपरेशन गाइड, इसमें पीछे 2000 से ज्यादा क्वेश्चन अब दिए हैं। सेकंड इसका जो एडिशन है वो आ चुका है और उसमें 2100 समथिंग क्वेश्चंस है, 2100 से ज्यादा क्वेश्चंस है। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, एक ही टॉपिक पे कई क्वेश्चन भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए। तो इसका जो सही जवाब है बिहेवियरल साइंटिस्ट है, और कई क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं इससे रिलेटेड, इसलिए इसको अभी नहीं करके डिस्कस। जैसे हम लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचेंगे तो ये सारी थ्योरीज डिस्कस हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, और लास्ट में हम उनका जो ब्रीफ है वो दे देंगे जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट वैसी बनेगी। नेक्स्ट है 670, डैश वाज प्रोपाउंडेड बाय प्रोफेसर विलियम ऑची। प्रोफेसर विलियम ऑची के द्वारा इनमें से क्या प्रोपाउंड किया गया था, कौन सी थ्योरी इन्होंने
प्रतिपादित की थी उसके बारे में बताना है। चारों ऑप्शन हैं, पॉज करके आप देख लें आराम से, अपना आंसर मार्क करें फिर चेक करें। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, थ्योरी जेड। थ्योरी जेड के देने वाले हैं प्रोफेसर विलियम ऑची। नेक्स्ट है हु प्रोपाउंडेड द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इनमें से किन्होंने, कौन से थिंकर थे जिन्होंने टू फैक्टर थ्योरी मोटिवेशन की दी है। चारों ऑप्शन पढ़ें, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में लिखे हैं। चारों ऑप्शंस में से देखें कौन सा सही है। सही जवाब है ऑप्शन डी, फ्रेडरिक हर्जबर्ग। हर्जबर्ग की थ्योरी है। इसको एक और नाम से भी जानते हैं, चूंकि उससे भी क्वेश्चन आने वाला है इसलिए मैं अभी नहीं बता करके उस क्वेश्चन के समय पे इसके बारे में बता दूंगा। हर्जबर्ग की थ्योरी है टू फैक्टर थ्योरी। दो तरह के फैक्टर बताए हैं उन्होंने मोटिवेशन से रिलेटेड। एक तरह के फैक्टर होते हैं जो मोटिवेशन करने का काम करते हैं, दूसरे तरह के फैक्टर होते हैं जो मेंटेनेंस का काम करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल नीड एज पर प्रोफेसर अब्राहम मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड। अब्राहम मास्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी है उसमें हाईएस्ट लेवल नीड कौन सी है। तो इसके बारे में, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ऑलरेडी था ही हमारा, पहचान कर सकते हैं आप आसानी से। देखिए कौन सा सही है। सही जवाब है ऑप्शन डी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी इज एन एग्जांपल ऑफ। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी एक उदाहरण है किस टाइप की थ्योरी का। दरअसल जो थ्योरी है, बहुत सारी थ्योरी है मोटिवेशन की, और वो थ्योरी भी कैटेगराइज है। कुछ थ्योरी है जिनको नीड थ्योरी कहते हैं। तो ऐसे ही हमें पहचान करनी है कि जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है ये कौन से ग्रुप की थ्योरीज में आती है। गिवन ऑप्शंस में चारों ऑप्शंस पढ़ें, देखें कौन सा इसका सही जवाब हो सकता है। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, प्रोसेस थ्योरी। इनको प्रोसेस थ्योरी, प्रक्रिया थ्योरी कहा जाता है एक्सपेक्टेंसी थ्योरीज को। दरअसल प्रोसेस थ्योरीज वो थ्योरी होती हैं जिनमें जो मोटिवेशन है उसको एक बिहेवियर के तौर पे देखा जाता है, एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस के माध्यम से, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के माध्यम से। कुछ नीड थ्योरी होती है, उनमें नीड की फुलफिलमेंट के आधार पर मोटिवेशन को देखा जाता है, स्टडी किया जाता है। तो जो प्रोसेस एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है ये एक प्रोसेस थ्योरी का प्रकार है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू अब्राहम मास्लो द मोस्ट एलिवेटेड टाइप ऑफ नीड इज। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ चुका है, खाली यहाँ पे ये टर्म एक इन्होंने दूसरी यूज कर दी है। गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है बताएं कौन सा है। सही जवाब है ऑप्शन ए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सबसे उच्च प्रकार की आवश्यकता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट है व्हाट थ्री वर्ड्स डिफाइन मोटिवेशन। कौन से तीन वर्ड है जो मोटिवेशन को सही तरीके से डिफाइन करते हैं। गिवन ऑप्शंस में चेक करें, चार ऑप्शंस हैं अलग अलग। तो जो सही जवाब है इसका वो है ऑप्शन डी, इंटेंसिटी, डायरेक्शन एंड परसिस्टेंस। दरअसल मोटिवेशन एक प्रोसेस है, जिसमें इंटेंसिटी की रिक्वायर्ड होती है। जैसे अगर किसी की बहुत ज्यादा इंटेंसिटी है किसी नीड के प्रति तो वो उससे मोटिवेट हो सकता है। ऐसे ही डायरेक्शन, एक प्रॉपर डायरेक्शन होती है कि किस डायरेक्शन में हमें काम करना है। जब हमारी इंटेंसिटी तेज होगी किसी पर्टिकुलर अचीवमेंट के लिए हम ये प्राप्त करना चाहते हैं तो डायरेक्शन की क्लैरिटी होनी चाहिए। परसिस्टेंस का मतलब होता है कि परसिस्टेंटली, मतलब ऐसा नहीं है कि पल पल अगर बदलती रही हमारी चाहत तो उससे मोटिवेट नहीं होंगे। ऐसी नीड जो परसिस्ट करती है, लंबे समय तक बनी रहती है, वो मोटिवेशन का काम करती है। तो इस तरह से जो डी इसमें ऑप्शन है वो सही जवाब है। नेक्स्ट है इन ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी वैलेंस मीन्स। विक्टर ब्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है, इसमें जो टर्म वैलेंस है इसका मतलब क्या है। जो विक्टर ब्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है इसमें दरअसल तीन कॉन्सेप्ट हैं जिनके ऊपर ये टिकी हुई है। वैलेंस है, इंस्ट्रूमेंटलिटी है और एक्सपेक्टेशन है। तो इसमें एक जो टर्म है वैलेंस, इसका मतलब क्या है, ये तीनों भी आएंगे, डिस्कस करेंगे इनके बारे में। वैलेंस का मतलब क्या है, तो जो ब्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है उसका सही जवाब देखे कौन सा है, इसके बारे में हम डिस्कस भी कर देंगे। जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, स्ट्रेंथ ऑफ एन इंडिविजुअल प्रेफरेंस फॉर ए पर्टिकुलर आउटकम। दरअसल विक्टर ब्रूम की जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है वो ये कहती है कि मोटिवेशन की पूरी प्रोसेस क्या है। तो ये बताते हैं, एक टर्म ये यूज करते हैं वैलेंस। वैलेंस का मतलब यहाँ पे होता है कि एक पर्सन
एक पर्सन के लिए कोई पर्टिकुलर चीज ऐसी है जो उसको पुरस्कार की तरह दिखती है कि ये मेरे लिए एक रिवार्ड है। अब ये रिवार्ड डिपेंड करता है कि वो उसको कितनी वैल्यू देता है। यहाँ पे बैलेंस का मतलब है कि वो उसको कितनी इंपोर्टेंस देता है। जैसे एक पर्सन है, अगर उसकी सैलरी बढ़ जाए तो उसके लिए बहुत ही वैल्यू की बात है, मतलब बहुत ज्यादा प्रभावित होगा, खुश होगा वो सैलरी बढ़ने से। तो जो बैलेंस है वो सैलरी के प्रति उसका मजबूत होगा। तो इसका मतलब सैलरी अगर उसकी बढ़े तो वो मोटिवेट हो सकता है। तो बैलेंस एक टर्म है खाली। अब बात आती है कि उसकी एक्सपेक्टेशन, यानी कि जो सैलरी बढ़ने का है, एक्सपेक्टेशन है, उसकी उम्मीद है कि भाई अब वो क्या करे कि सैलरी बढ़ जाए। तो उसको लग रहा है कि भाई अगर वो ज्यादा काम करेगा तो उसकी उम्मीद है कि परफॉर्मेंस बेहतर आएगी। तो अगर वो एफर्ट ज्यादा करे तो परफॉर्मेंस बेहतर आएगी। ये ये उसकी एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है। अगर ये उम्मीद उसको है, इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि अगर वो बहुत ज्यादा एफर्ट करेगा तो परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। तो अब ये उसकी एक्सपेक्टेशन है। तो एक्सपेक्टेशन उसकी कह रही है कि ज्यादा मेहनत करो तो परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। अब एक चीज आती है कि ठीक है परफॉर्मेंस तो बढ़ जाएगी, लेकिन अब वो जिस चीज को वैल्यू कर रहा है क्या वो चीज मिलेगी? तो ये डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंटलिटी, यानी कि उसकी जो परफॉर्मेंस है क्या वो इंस्ट्रूमेंटल है, कि अगर वो परफॉर्मेंस हाई कर दे तो क्या उसकी सैलरी बढ़ जाएगी। तो जो सैलरी अगर बढ़ जाएगी, और सैलरी को वो वैल्यू ज्यादा दे रहा है, और सैलरी का बढ़ना जो है वो परफॉर्मेंस के साथ इंस्ट्रूमेंटल है, यानी कि परफॉर्मेंस बढ़ेगी तो सैलरी बढ़ जाएगी, और उसकी एक्सपेक्टेशन है कि वो ज्यादा काम करेगा तो परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से ये एक एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है कि जब किसी आदमी को एक्सपेक्टेशन होगी, ये तीनों चीज जब मजबूत होंगी तो मोटिवेशन होता है। यानी कि उसकी उम्मीद अगर ये है, मान लो ये बैलेंस भी है, उसका वैल्यू देता है, वो इंस्ट्रूमेंटलिटी भी है, लेकिन उसको कोई होप नहीं है, उसको ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो काम करेगा तो ज्यादा काम हो जाएगा, परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। अगर उसको ऐसा नहीं है तो वो क्या करेगा, एक्सपेक्टेशन ही नहीं है तो वो करेगा ही नहीं। वो सोचेगा जब परफॉर्मेंस बढ़नी नहीं है तो क्यों करूं। ऐसे ही जब ये पॉजिटिव होगी, यानी कि उसको एक्सपेक्टेशन है कि वो मेहनत करेगा तो परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, उसकी एक्सपेक्टेशन है, अगर ये पॉजिटिव है, तो अब बात आएगी क्या परफॉर्मेंस बढ़ने से सैलरी बढ़ सकती है? अगर बढ़ सकती है तो इसका मतलब इंस्ट्रूमेंटल है ये चीज, और अगर नहीं बढ़ सकती है तो जो इंस्ट्रूमेंटेलिटी है वो नेगेटिव हो जाएगी, तो फिर मोटिवेशन रुक जाएगी। यानी कि एक्सपेक्टेशन भी पॉजिटिव हो, इंस्ट्रूमेंटलिटी भी पॉजिटिव हो, और जो बैलेंस है वो भी पॉजिटिव हो, यानी कि वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर सैलरी बढ़ जाएगी तो। ठीक है, तो भी वो मोटिवेशन करेगा। अगर मान लो ये दो चीज है कि उसको पता है कि वो काम ज्यादा करेगा तो परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, एक्सपेक्टेशन है। इंस्ट्रूमेंटल है कि अगर वो ज्यादा मेहनत करेगा और परफॉर्मेंस बढ़ी तो सैलरी भी बढ़ जाएगी, इंस्ट्रूमेंटलिटी भी है। लेकिन वो वैल्यू नहीं देता सैलरी को, बड़े मत बड़े मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, मेरे तो बाकी अर्निंग बहुत है, यहाँ पे सैलरी नहीं भी बढ़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी वो मोटिवेट नहीं होगा। यानी कि ये तीनों चीजें पॉजिटिव रहेंगी तब मोटिवेशन होगी। तो ये इसकी थ्योरी को भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर दिया है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है, अभी यहाँ पे हमने ऊपर बात करा था कि ये एक प्रोसेस थ्योरी का एग्जांपल है। तो प्रोसेस थ्योरी क्यों है? क्योंकि ये पूरी प्रोसेस है जो फर्क डालती है, और ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी कि ऐसा वो सोच रहा है तब ये हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे द टेक्निक ऑफ कैरेट एंड स्टिक इज यूज्ड फॉर। तो एक टेक्निक है कैरेट एंड स्टिक, मोटिवेशन की टेक्निक है, और ये यूज की जाती है किस लिए, ये पूछा है यहाँ पे। तो गिवन ऑप्शंस में से देखें कौन सा सही हो सकता है। चारों ऑप्शंस पढ़ लें आराम से। जो सही जवाब है इसका वो है ऑप्शन डी, मोटिवेटिंग। ये मोटिवेशन की एक टेक्निक है। मोटिवेशन की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, कुछ पॉजिटिव होती हैं, कुछ नेगेटिव होती हैं। कैरेट एंड स्टिक जो होती है ये दोनों का बैलेंस है। कैरेट यानी कि पॉजिटिव, मतलब अगर कोई अच्छा काम करता है तो हम उसकी सैलरी बढ़ा देंगे, तो ये मोटिवेशन हो गई उसके लिए, और पॉजिटिव मोटिवेशन है। और स्टिक जो है ये जो ट्रेडिशनल थ्योरीज होती हैं ये यानी कि नेगेटिव थ्योरीज है, ये उसको लेके चलता है। स्टिक थ्योरी ये होती है कि अगर काम अच्छा नहीं किया तो हम उसकी सैलरी घटा देंगे या उसको सस्पेंड कर देंगे। तो ये दोनों साथ साथ चलती हैं तो उसको कैरेट एंड स्टिक कहते हैं, और ये भी एक मोटिवेशन की ही थ्योरी है। नेक्स्ट है हु डेवलप्ड द थ्योरी जेड ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की थ्योरी जेड किसने डेवलप की? ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, पहचान करें कौन सा सही जवाब है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, विलियम जी ऑची। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू डैश एम्प्लॉइज लव वर्क एज प्ले और रेस्ट। डैश के मुताबिक जो एम्प्लॉइज हैं वो वर्क को लव करते हैं ठीक उसी तरह से जैसे प्ले को और रेस्ट को करते हैं। ये एक थ्योरी है, और कौन सी थ्योरी ये कहती है, आपको सही जवाब बताना है इसमें। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, वाई थ्योरी।
एक्स एंड वाई थ्योरी, एक्स थ्योरी वाई थ्योरी, ये दो थ्योरी है और ये दो थ्योरी एक ही थिंकर ने दी है, उससे रिलेटेड नाम आएगा, इसलिए हम अभी नहीं बता करके बाद में बताएंगे। अगले क्वेश्चंस में इसका नाम भी आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, नहीं आएगा तो वहां पे डिस्कस कर देंगे। जो वाई थ्योरी जो है ये पॉजिटिव थ्योरी है, ये पॉजिटिव माइंडसेट लाती है मैनेजर के माइंड में, उसको अथॉरिटेटिव नहीं बना करके उसको वो पार्टिसिपेटिव लीडर बनाती है कि वो जो एम्प्लॉइज उनको भी पार्टिसिपेट करे हर चीज में और वो उन पे विश्वास करे, यकीन करे कि वो काम को उतना ही पसंद करते हैं जैसे खेलने को और आराम करने को लोग पसंद करते हैं। पॉजिटिव अप्रोच इसमें रखता है मैनेजर। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी इज एन एग्जांपल ऑफ, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार आ भी चुका है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन, आप पता लगाएं कौन सा सही है। सही जवाब है ऑप्शन है प्रोसेस थ्योरी का एग्जांपल है। नेक्स्ट है विच स्टेप in Maslow's hierarchy of need theory deals with achieving one's potential, इनमें से कौन सा स्टेप मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी से डील करता है, तो मतलब मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी का एक स्टेप है और वो डील करता है अचीविंग वंस पोटेंशियल, एक व्यक्ति के पोटेंशियल को अचीव करना, उसकी क्षमता को प्राप्त करने से रिलेटेड है। कौन सा सही जवाब है, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, कई क्वेश्चन आ चुके हैं इससे रिलेटेड। सही जवाब है ऑप्शन है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्म प्राप्ति इसको हिंदी में कहते हैं, यहाँ पे आत्म साक्षात्कार लिखा है, ये भी कह सकते हैं आत्म प्राप्ति, इसका हिंदी में ज्यादातर यूज किया जाता है वर्ड। नेक्स्ट है इन मास्लोज नीड हायरार्की विच नीड्स आर शोन बिटवीन एस्टीम नीड्स एंड सेफ्टी नीड्स। अब मास्लो की एक नीड हायरार्की है, यानी कि उसने 5 नीड बताई है और उनका एक क्रम बताया। हायरार्की मतलब एक क्रम दिया है कि भी पहले ये नीड आती है, फिर ये नीड आती है, फिर ये नीड आती है, फिर ये नीड आती है और फिर सबसे टॉप पे ये नीड आती है। तो ये 5 नीड्स का एक हायरार्की, एक क्रम है। तो इस क्रम में ये पूछ रहे हैं कि कौन सी नीड है जो एस्टीम नीड और सेफ्टी नीड के बीच में आती है। तो देखें, चेक करें कौन सा सही जवाब है, उसके बाद हम इसका सीक्वेंस भी यहाँ पे बता देंगे और उसका सही जवाब आपको ढूंढना है कौन सा सही है। गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, सोशल नीड, सोशल नीड। तो अब यहाँ पे ये सारी नीड कौन सी होती है इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली नीड एक व्यक्ति की, जब किसी व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता है तो सबसे शुरू में वो सोचता है कि मेरे पास शेल्टर हो, खाना हो, घर हो, तो उनको कहते हैं बेसिक नीड। इनको बेसिक या फिजियोलॉजिकल नीड्स कहते हैं। बेसिक यानी कि आधारभूत आवश्यकताएं या फिजियोलॉजिकल शारीरिक आवश्यकताएं, फिजियोलॉजिकल नीड्स। बेसिक नीड जब किसी की पूरी हो जाती हैं तो अब उसको मोटिवेट बेसिक नीड से नहीं कर सकते हैं। उसकी रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब नीड पूरी है। अब हम उसको कहें कि तेरे 500-400 और बढ़ा देंगे तो हो सकता है वो उससे उतना ज्यादा मोटिवेट ना हो। जिस आदमी की बेसिक नीड पूरी हो जाती है तो अगली नीड का जो क्रम बताया है मास्लो ने, वो बताया है कि बेसिक के बाद अब कोई भी व्यक्ति ढूंढने लगता है अपनी सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड को सिक्योरिटी नीड भी कहते हैं, एक ही बात है। सेफ्टी सिक्योरिटी देखता है। सेफ्टी सिक्योरिटी किसकी? अपने शरीर की सेफ्टी सिक्योरिटी, अपने जो जॉब है उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी। तो हर चीज का वो सेफ्टी चाहता है कि जॉब उसकी परमानेंट हो जाए, लंबे समय तक चलने वाली हो, सुरक्षित रहे वो। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात आती है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी, मेंटल सिक्योरिटी, हर तरह से सिक्योरिटी। अब उसको अगर सिक्योरिटी मिलेगी कि तेरी जॉब परमानेंट हो जाएगी तो वो और मोटिवेट हो जाएगा। इसके बाद अगर ये सेफ्टी नीड भी पूरी है तो फिर अगली नीड उन्होंने बताई है कि इसके बाद हम किसी को मोटिवेट करना चाहते हैं तो अगली नीड जो है वो सोशल नीड है। सोशल नीड जो होती है उसको एफिलिएशन नीड्स भी कहते हैं। सोशल नीड ऐसी नीड होती है जो एक व्यक्ति की कि भाई जब आपको सेफ्टी नीड तो पूरी हो गई, अब आपको इज्जत देंगे, वैल्यू देंगे, समाज में आपकी वैल्यू बनेगी, आपका पदनाम अच्छा होगा, तो सोसाइटी में लोगों से रिलेशन आपके बनेंगे अच्छे, तो वो इसको महत्व देने लगेगा और इससे मोटिवेट होगा। इसके बाद आती है एस्टीम नीड्स। जो एस्टीम नीड्स होती हैं ये जो उसकी सोशल नीड होती है, यानी कि समाज में उसका एक प्लेस है, वो चाहेगा एक समाज में उसका एक हायर प्लेस होना चाहिए, यानी कि वो बेटर। यहाँ पे ईगो जैसी नीड उसकी काम करने लग जाती है और जब ये नीड भी पूरी हो जाती है, उसकी अच्छी पोजीशन होती है, समाज वाले उसको अच्छा दर्जा देने लगते हैं, तो अब उसको बाद उसकी जो अगली नीड है वो काम करेगी। उनको कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। इसमें एक पर्सन जहां तक वो डेवलप हो सकता है अपने पोटेंशियल तक, वहां तक डेवलप होना चाहता है
और ये नीड किसी व्यक्ति की कभी पूरी होती नहीं है और इसके क्रम में वो आगे से आगे काम करता रहता है इसकी पूर्ति के लिए, फुलफिलमेंट के लिए। तो ये 5 नीड है, इनका पूरा ये सीक्वेंस है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मास्लोज थ्योरी, थर्ड नीड इन द हायरार्की ऑफ 5 नीड्स। 5 नीड की जो हायरार्की है उसमें थर्ड नीड कौन सी है? तो ऑलरेडी ये हायरार्की अभी डिस्कस करी है। अब आप बताइए कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा, जो पिछले क्वेश्चन में था वही इसमें भी है। सही जवाब है सोशल नीड। सबसे पहले जो नीड आती है वो बेसिक नीड आती है। बेसिक नीड, बेसिक नीड जब पूरी हो जाती हैं तो सेफ्टी नीड, सेफ्टी पूरी हो जाती है तो सोशल नीड, सोशल नीड पूरी होती है तो एस्टीम नीड, और ये नीड पूरी हो जाती है तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ये एक हायरार्की बताई है मास्लो ने। नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ फीलिंग and grievances is which type of need according to need hierarchy model of Maslow। मास्लो के नीड हायरार्की मॉडल में इन्होंने कहा है कि फीलिंग्स और ग्रीवेंसेस को एक्सचेंज करना लोगों के साथ, ये किस टाइप की नीड से रिलेटेड है ये बताना है। तो गिवन ऑप्शंस पे चेक करें कौन सी नीड इससे रिलेट करती है। हिंदी में इंग्लिश में दोनों में दिया है। तो सही जवाब है ऑप्शन है सोशल नीड। समाज में, सोसाइटी में जब पर्सन रहता है उसके रिलेशन बनते हैं, जब रिलेशन बनते हैं तो वो फीलिंग एक्सचेंज होती है लोगों के साथ, अपने ग्रीवेंसेस एक्सचेंज करता है। नेक्स्ट है मैकग्रेगर हैज प्रोपाउंडेड। जो मैकग्रेगर है इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है यह बताना है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ भी चुका है पहले। तो गिवन ऑप्शंस में से देखें कौन सा सही जवाब है। सही जवाब है ऑप्शन सी, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई बोथ। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई दोनों ही दी है मैकग्रेगर ने। जो थ्योरी एक्स है ये एक अथॉरिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू को लेके काम करती है, यानी कि नेगेटिव अप्रोच रखती है, लोगों पे विश्वास नहीं करता मैनेजर इसमें। और थ्योरी वाई जो है ये एक पॉजिटिव अप्रोच लेके काम करती है, इसमें एक मैनेजर अपने अधीनस्थ पे विश्वास करता है। नेक्स्ट है which of the following is not a true assumption for the Porter and Lawler model of motivation। अब एक मॉडल है पोर्टर एंड लॉलेर ने दिया है मोटिवेशन का, और उसके संदर्भ में हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा उसका एजम्पशन ट्रू नहीं है। तो जो 3 ऐसे एजम्पशंस हैं जो ट्रू हैं, एक अनट्रू है, उसकी पहचान करनी है। तो गिवन ऑप्शंस में से आप पहचाने पढ़े इनको कौन सा सही है उसके बारे में पता लगाएं। सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑल इंडिविजुअल्स हैव कॉमन नीड, डिजायर्स एंड गोल। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये कॉमन नीड की बात नहीं करते। इनका मानना है कि सभी इंडिविजुअल्स की जो नीड होती है वो अलग अलग टाइप की हो सकती है। तो ये एक रॉन्ग एजम्पशन है, बाकी चारों एजम्पशन सही हैं। ये कहते हैं, इनका मानना है कि जितने भी इंडिविजुअल होते हैं सब रैशनल ह्यूमन बीइंग होते हैं, यानी कि विवेकशील होते हैं, वो अपना अच्छा भला सब सोचते हैं समझते हैं। इंडिविजुअल बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स रिलेटिंग टू एन इंडिविजुअल एंड द एनवायरनमेंट। इनका मानना है कि जो एक व्यक्ति का बिहेवियर होता है वो केवल इंडिविजुअल से ही नहीं, बल्कि वो इंडिविजुअल फैक्टर भी होते हैं उसके, और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं, उन सबसे वो प्रभावित होता है, अपनी संस्था के फैक्टर से प्रभावित होता है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल्स डिसाइड बिटवीन अल्टरनेटिव बिहेवियर्स दैट लीड टू द डिजायर्ड आउटकम। इसमें ये मान्यता है कि जो इंडिविजुअल का बिहेवियर होता है वो डिपेंड करता है, वो इंडिविजुअल डिसाइड करेगा अल्टरनेटिव बिहेवियर्स के बारे में कि बिहेवियर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। वो देखता है कि जो उसका डिजायर्ड आउटकम है, यानी कि जो वो रिजल्ट चाहता है वो कौन से काम करने से मिलेगा, वो उस काम से वो करता है। तो ये 3 इसके ए बी डी तीनों जो है ये सही assumptions है मॉडल ऑफ मोटिवेशन पोर्टर और लॉलेर के। नेक्स्ट है एज पर मास्लोज थ्योरी needs such as truth, justice, wisdom, profound happiness and harmony are related to the dash needs of a person। ये कौन सी नीड से रिलेटेड है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है एज पर हर्जबर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ मोटिवेटर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन 2 फैक्टर थ्योरी से रिलेटेड पहले आया था, अब यहाँ ये इस नाम से पूछ लिया है। हर्जबर्ग की थ्योरी है, इसको हर्जबर्ग की हाइजीन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, और इसको हर्जबर्ग की हाइजीन और मेंटेनेंस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, 2 फैक्टर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ मोटिवेटर। इसमें 2 तरह के फैक्टर होते हैं मोटिवेशन के। एक फैक्टर होते हैं जो मोटिवेटर फैक्टर होते हैं,
अभी उनकी बात कर रहे हैं। दूसरे होते हैं जो मेंटेनेंस या हाइजीन फैक्टर्स कहते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे, क्वेश्चन उनसे भी रिलेटेड है। तो अभी मोटिवेटर फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, उससे क्लियर भी हो जाएगा। ये चारों ऑप्शन पढ़ें। एक ऐसा है जो मोटिवेटर फैक्टर्स की श्रेणी में नहीं आता है, 3 आते हैं, उनकी पहचान करनी है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, इंटरपर्सनल रिलेशन, लोगों के आपसी रिलेशन। ये मोटिवेटर तो नहीं है, ये एक मेंटेनेंस फैक्टर है, हाइजीन फैक्टर है। बाकी जो 3 है ये मोटिवेटर फैक्टर है। मोटिवेटर फैक्टर कौन से होते हैं इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, और ये तीनों क्यों है इसके बारे में। मोटिवेटर फैक्टर ऐसे होते हैं, वो फैक्टर होते हैं कि जिन फैक्टर्स की वजह से कोई व्यक्ति मोटिवेट हो सकता है। जैसे रिकॉग्निशन एंड प्रेज ऑफ वर्क, कोई आदमी अच्छा काम करे और हम उसको रिकॉग्नाइज करें और प्रेज करें तो वो मोटिवेट हो जाएगा। हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, प्रेज नहीं करेंगे तो मोटिवेट वो नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि वो डिमोटिवेट हो जाएगा, इसलिए उनको केवल मोटिवेटर फैक्टर कहा जाता है, पॉजिटिव फैक्टर कहा जाता है। मीनिंगफुलनेस ऑफ वर्क, किसी व्यक्ति का जो काम है वो काफी मीनिंगफुल है, मतलब वो महत्वपूर्ण काम है, तो इससे भी वो मोटिवेट होगा। अगर हम किसी को ऐसा काम देते हैं जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है तो वो उससे ज्यादा मोटिवेट नहीं होगा। लेकिन हम किसी को दें कि भाई ये तेरे पास तो बहुत महत्वपूर्ण वाला काम है संस्था का, तो उसको बेटर फील होगा, वो मोटिवेट होगा। ग्रोथ एंड प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी, अगर हम एम्प्लॉइज को अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप ये वाला काम करेंगे तो आपका ग्रोथ और प्रमोशन दोनों संभावित है, तो इनसे वो मोटिवेट होगा। तो ये मोटिवेशनल फैक्टर है। नेक्स्ट है Maslow's hierarchy of needs, a theory of human motivation has classified human needs into 5 categories. ये 5 कैटेगरीज है। द हायरार्की ऑफ दीज नीड्स, आपको हायरार्की बतानी है, बस उसको सेट करना है। तो बताओ कौन सा सही हो सकता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में देख लें, पॉज करके देख लें जहां पे देखना है। इसके बाद चूंकि ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है और इसका हम हायरार्की भी डिस्कस कर चुके हैं। आप बताएं कौन सा इसका सही जवाब होगा। सही जवाब इसका होगा ऑप्शन बी, 4 1 3 2 5, यानी कि सबसे पहले फिजियोलॉजिकल या बेसिक नीड, फिर इसके बाद आएंगी सेफ्टी नीड्स, फिर इसके बाद आ जाएंगी सोशल नीड्स, फिर इसके बाद आ जाएंगी एस्टीम नीड्स, और सबसे लास्ट में आएगी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट देखें व्रूम्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन स्टेट्स दैट मोटिवेशन रिजल्ट्स फ्रॉम, व्रूम की थ्योरी है मोटिवेशन की, और ये कहती है कि मोटिवेशन रिजल्ट होता है, यानी कि मोटिवेशन एक रिजल्ट है इनमें से किसका, इसकी पहचान करनी है। गिवन ऑप्शंस में से देखें कौन सा ऑप्शन इसका सही है। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप पहचान करें कौन सा इसका सही जवाब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, वैलेंस इनटू एक्सपेक्टेंसी। देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जो विक्टर वरूम है, विक्टर वरूम का मानना है कि वैलेंस इनटू एक्सपेक्टेंसी जो होता है यह फोर्स बनाता है। फोर्स यानी कि ये बल देता है, ये उस चीज को प्रभावी बना देता है। यानी कि किसी पर्सन की एक्सपेक्टेंसी कि वो ये एक्सपेक्टेशन है उसकी कि ऐसा करेगा तो ये हो सकता है, और वैलेंस, वैलेंस का मतलब उस पर्सन की वो बहुत ज्यादा उसको प्रेफरेंस देता है अपनी किसी रिक्वायरमेंट को, खास रिक्वायरमेंट को। अब उसकी रिक्वायरमेंट और एक्सपेक्टेंसी अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो एक फोर्स तैयार हो जाती है जो उसको काम करने के लिए रेडी करेगी, और ये तो फोर्स जो है इसका रिजल्ट निकलता है मोटिवेशन। वैसे वैलेंस इनटू एक्सपेक्टेंसी यानी कि फोर्स जो होती है वो होती है फोर्स बराबर वैलेंस इनटू एक्सपेक्टेंसी, ये उसका उदाहरण है। डायरेक्ट अगर मोटिवेशन पूछा जाए कि मोटिवेशन जो होता है, अगर इसमें एक तीसरा ऑप्शन होता तो वो ज्यादा सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे गिवन ऑप्शंस में केवल फोर्स का ऑप्शन मिल रहा है, और ये जो फोर्स है इसकी वजह से मोटिवेशन आता है। फोर्स इज द सोर्स ऑफ मोटिवेशन, तो ये जो दोनों है इनका मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये मोटिवेशन का सोर्स है। और जो मोटिवेशन का वैल्यूएशन किया जाता है वो किया जाता है वैलेंस इनटू एक्सपेक्टेंसी, और अगर पॉजिटिव हो इंस्ट्रूमेंटलिटी तो वैलेंस इनटू एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेंसी इनटू इंस्ट्रूमेंटलिटी, ये बराबर हो जाता है मोटिवेशन के इक्वल हो जाता है। तो ये दोनों ही चीजें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ थ्योरी वाई, इनमें से कौन सा थ्योरी वाई का एजम्पशन नहीं है, इसकी पहचान करनी है। तो थ्योरी वाई के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये नेगेटिव अप्रोच है, आप सॉरी ये पॉजिटिव अप्रोच है वाई थ्योरी। इसमें ये मानता है मैनेजर कि जो कर्मचारी हैं वो काम करना चाहते हैं। तो आपको पहचान करना है कौन सा एक एजम्पशन नहीं है, 3 हैं वो अलग हैं, जो नहीं है उसकी पहचान करनी है और वही सही जवाब होगा।
तो देख लें, चेक करें। सही जवाब है ऑप्शन बी, पीपल वर्क फॉर मनी एंड सिक्योरिटी ओनली। लोग केवल मनी और सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं। तो ये एक्स थ्योरी हो सकता है, वाई थ्योरी नहीं है। तो बाकी जो है ये तीनों वाई थ्योरी है। वर्क उतना ही नेचुरल है जैसे खेलना, लोग उतना ही पसंद करते हैं। पीपल आर कमिटेड टू देयर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स व्हेन रिवार्ड्स एड्रेसिंग हायर नीड्स आर इन प्लेस। लोग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के प्रति कमिटेड होते हैं। पीपल आर सेल्फ डायरेक्टेड एंड क्रिएटिव एट वर्क। लोग सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, क्रिएटिव होते हैं काम पे। तो ये तीनों एजम्पशन है वाई थ्योरी। नेक्स्ट देखेंगे ईआरजी थ्योरी। ईआरजी थ्योरी को एग्जिस्टेंस रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ नीड थ्योरी भी कहा जाता है मोटिवेशन की। ये डेवलप की है किसने, यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, एल्डरफर। यहाँ पे जो एल्डरफर है इन्होंने एक ईआरजी थ्योरी दी है, ये भी एक नीड थ्योरी है। जैसे हर्जबर्ग, ये जो हाइजीन थ्योरी है, जैसे अब्राहम मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी एक नीड थ्योरी है, वैसे ही ईआरजी थ्योरी जो है ये भी एक नीड थ्योरी है। ये भी नीड से मोटिवेशन को रिलेट करती है, लेकिन ये एक सुधार है। ये एक सुधार है अब्राहम मास्लो की थ्योरी के ऊपर। अब्राहम मास्लो जो है वो नीड की हायरार्की कहते हैं। वो कहते हैं इसी क्रम में नीड काम करती है, लेकिन जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोगों के लिए क्रम मायने नहीं रखता है। कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि जो सेफ्टी को मतलब उतना इंपोर्टेंस नहीं देता है, लेकिन एस्टीम हाई रखना चाहता है। तो सबका अलग अलग सीक्वेंस हो सकता है। इसमें थ्योरी में अलग तरीके से एक इन पांचों जो नीड्स हैं, 5 नीड जो अब्राहम मास्लो ने दी हैं, उन पांचों नीड्स को इन्होंने 3 नीड में रखा है। और इसमें जो एग्जिस्टेंस नीड है, इसमें जो मास्लो की पहली 2 नीड है बेसिक, यानी कि फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड, उनको ये एग्जिस्टेंस नीड में रखते हैं। और जो रिलेटेडनेस है ये लोगों के साथ रिलेशन से है, यानी कि ये जो सोशल नीड होती है उनसे रिलेट करती है। और कुछ नीड जो एस्टीम नीड्स में आती हैं वो आ जाती हैं यहाँ पर रिलेटेड नीड में। और जो सबसे टॉप नीड होती हैं मास्लो के केस में, वो टॉप नीड रखते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को, और यहाँ पे इनको ये ग्रोथ नीड बोल रहे हैं। तो इन्होंने एक ज्यादा व्यवहारिक इसको रूप देने की कोशिश करी है। नेक्स्ट है a theory of motivation that is concerned with the beneficial effects of intrinsic motivation and the harmful effects of extrinsic motivation is termed as। यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है एक मोटिवेशन की ऐसी थ्योरी है जो कंसर्न है इस चीज से कि जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है उसके बेनिफिशियल इफेक्ट, और जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है उसके हार्मफुल इफेक्ट। इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है जो आदमी के विद इन होती है, अंदर से होती है। एक्सट्रिंसिक होती है जो बाहरी तत्वों से बनती है, बाहरी फैक्टर से। तो वो कौन सी थ्योरी है उसके बारे में इसकी पहचान करनी है। सही जवाब है ऑप्शन सी, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। जो सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी है वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में बात करती है और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में बात करती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट मैच। इनमें से एक सही मैच कौन सा है। तो कई थ्योरी के बारे में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, एक आध नई हो सकती है, तो उसको मैच करके देखें कौन सा किससे सही मेल खाता है, फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो सही जवाब है उसकी पहचान करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट मैच, कौन सा इसका करेक्ट मैच है। तो इसका करेक्ट मैच है बी एफ स्किनर की है रीइंफोर्समेंट थ्योरी। रीइंफोर्समेंट थ्योरी देने वाले हैं बी एफ स्किनर। ये कहते हैं कि किसी पर्सन का जो बिहेवियर होता है वो रीइंफोर्समेंट को याद रखता है, यानी कि किसी ने जैसा बिहेवियर किया तो अब उसका परिणाम क्या हुआ, उससे वो आगे अपने बिहेवियर को तय करता है। नेक्स्ट है हु प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ हायरार्की ऑफ नीड। हायरार्की ऑफ नीड का कॉन्सेप्ट किसने दिया। तो कई बार आ चुका है, बताएं इसका सही जवाब कौन सा होगा। सही जवाब है ऑप्शन डी, ए एच मास्लो। नेक्स्ट मैच द आइटम ऑफ लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 के आइटम्स को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम देख लें, हिंदी में पॉज करके देख सकते हैं, इंग्लिश में। तो अब मैच करें और देखें कौन सा इसका सही जवाब बन रहा है। एक बार अब मैं मैच करा देता हूं, आपने कर लिए होंगे मैच। जो सही रिलेशन है जैसे हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी, तो ये अब्राहम मास्लो से रिलेट करती है। एक्स एंड वाई थ्योरी के देने वाले हैं डगलस मैकग्रेगर। तो बी 1 से मैच करता है,
डगलस मैकग्रेगर। देन टू फैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी है, इसके देने वाले हैं फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग। देन एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के देने वाले हैं विक्टर ब्रूम। देन थ्योरी ऑफ नीड, तो थ्योरी ऑफ नीड के देने वाले हैं मैकलेलन। तो जो सही मैच है वो ऑप्शन डी इसका बनता है। नेक्स्ट देखेंगे, दोज नीड्स दैट आर सेटिस्फाइड एक्सटर्नली सच एज फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स आर, इनमें से बताना है ये किस टाइप की नीड्स है जो एक्सटर्नली सेटिस्फाई होती है। तो गिवन ऑप्शंस में से चेक करें, देखें कौन सा सही है। सही जवाब है ऑप्शन ए, लोअर ऑर्डर नीड। अब यहाँ पे इन्होंने इंडिकेशन दे ही दिया था फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड, ये दोनों ही लोअर ऑर्डर की नीड कही जाती हैं जो एक्सटर्नली सेटिस्फाई होती हैं। जैसे सैलरी है तो ये बाहरी चीज है, एक्सटर्नली हमको सेटिस्फाई करती है। और जो हायर लेवल की नीड होती हैं जैसे एस्टीम है, सेल्फ एस्टीम, तो ये जो है ये इंटरनली सेटिस्फैक्शन होता है, इनमें इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलता है हायर लेवल में। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड प्रोपाउंडेड द नीड हायरार्की थ्योरी, इनमें से किसने नीड हायरार्की थ्योरी दी। तो लगातार कई दफे क्वेश्चन आया है और इवन फाइनल एग्जाम में भी इसका क्रम ऐसा ही होता है, सबसे ज्यादा बार मोटिवेशन में यही क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर एग्जाम्स में। सही जवाब है ऑप्शन बी, अब्राहम मास्लो। नेक्स्ट है 699, विक्टर ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी इज बेस्ड ऑन, विक्टर ब्रूम की जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है ये बेस्ड है किस पे, ये भी ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन यहाँ पे जो इसमें ऑप्शंस हैं वो अलग है। तो पहचान करें कौन सा सही जवाब है। सही जवाब है ऑप्शन सी, सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट, दरअसल जो विक्टर ब्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है इसमें जो एक्सपेक्टेशन होती है वो सेल्फ इंटरेस्ट में देखता है कि भाई मेरा हित है या नहीं है, मुझे जो आउटपुट वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा और मैं उसको कितना वैल्यू करता हूं। तो सेल्फ इंटरेस्ट पे भी ये बेस्ड है एक तरीके से। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू थ्योरी वाई लेबल्ड बाय डगलस मैकग्रेगर विच अजम्पशन इज नॉट करेक्ट, थ्योरी वाई के अकॉर्डिंग जो डगलस मैकग्रेगर ने दी है इनमें से कौन सी अजम्पशन सही नहीं है उसको पहचान करना है। तो चेक करें, रोक करके पॉज करके आराम से पढ़ें, देखें कौन सा सही जवाब है। सही जवाब है ऑप्शन ए, एम्प्लॉइज विल सीक फॉर्मल डायरेक्शन वेन एवर पॉसिबल। तो दरअसल वाई के केस में जो मैनेजर है वो ये नहीं मानता कि उनको बहुत ज्यादा डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे वो ये मान के चलता है कि उनको बहुत जभी तभी कोई लिटिल डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, वो स्वयं ही अपना काम कर लेंगे, वो फ्री हैंड देता है उनको काम करने को, वो पार्टिसिपेटिव टाइप का मैनेजर होता है। बाकी तीनों चीजें जो है अजम्पशन वो सही है बाय थ्योरी की, कि एवरेज पर्सन कैन लर्न टू एक्सेप्ट इवन सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक एवरेज पर्सन भी काम करना मतलब काम करना चाहता है, सीख सकता है। और एबिलिटी टू मेक इनोवेटिव डिसीजन इज वाइडली डिस्पर्स थ्रू आउट द पॉपुलेशन, लोगों में वाइडली डिस्पर्स होता है इनोवेटिव डिसीजन, यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इनोवेटिव डिसीजन ले सकते हैं। एम्प्लॉइज कैन व्यू वर्क एज बीइंग एज नेचुरल एज रेस्ट और प्ले, इसमें उनका मानना है कि एम्प्लॉय जो हैं वो वर्क को उतना ही नेचुरल मानते हैं जैसे रेस्ट और प्ले को। नेक्स्ट है, एल्टन मेयो इज एसोसिएटेड विद डैश थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी थ्योरी ऑर्गेनाइजेशन की है जिससे एल्टन मेयो एसोसिएटेड है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, नियो क्लासिकल थ्योरी। दरअसल जो नियो क्लासिकल थ्योरी है, नियो क्लासिकल थ्योरी ये ह्यूमन फैक्टर पे ध्यान देती है। इसमें जो एल्टन मेयो थे इन्होंने अपने साथियों के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया था जो हाथॉर्न एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। 1927 से 1932 के बीच में इन्होंने कई सारे प्रयोग किए और उन प्रयोगों में उन्होंने ये पाया कि जब लोगों के बेटर रिलेशन उनके रखे जाते हैं, ह्यूमन रिलेशन बेटर होते हैं आपस में, पीयर्स के, उनके सबऑर्डिनेट के, उनके ऑफिसर्स के, तो ऐसे केस में उनका जो परफॉर्मेंस होती है वो बेहतर होती है, वो बिहेवियर जो होता है वो बेहतर होता है, इसलिए इनको बिहेवियरल साइंटिस्ट भी कहा जाता है और नियो क्लासिकल थ्योरी के देने वाले थे। तो ये थे आज के एमसीक्यूज, और कमेंट से आप जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी नहीं किया है तो। बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले दिनों में हम आपको इस तरीके से एमसीक्यू के माध्यम से कराएंगे, और ये चूंकि प्रीवियस
पेपर्स में आए हैं क्वेश्चंस, लेकिन हमने ये मैक्सिमम क्वेश्चन छांट करके रखे हैं पर्पसफुली इस टाइप के हैं जो स्टैटिक इंफॉर्मेशन रखते हैं, यानी कि कंटिन्यूअसली ये आने वाले दिनों में भी, आने वाले वर्षों में भी ये फैक्ट ऐसे ही रहेंगे, तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात रही नए टाइप के क्वेश्चंस की, तो नए टाइप के क्वेश्चंस भी हम देंगे जिसमें नए पेपर्स हैं, हम उनको सोल्व कराएंगे आने वाले टाइम में, वो भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।